अस्सलाम वालेकुम। अब आज हम पढ़ेंगे बायो सेफ्टी का पार्ट 2, जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं रिस्क असेसमेंट से। तो रिस्क असेसमेंट क्या है? एक्चुअली ये पैथोजेंस को ही डिवाइड किया गया है, माइक्रोब्स को ही इन ग्रुप्स में डाला गया है। तो रिस्क ग्रुप 1 क्या है? रिस्क ग्रुप 1 में वो वाले माइक्रोब्स हैं जिनकी वजह से इंसान को बहुत कम खतरा है और कम्युनिटी को भी बहुत कम खतरा है, और वो बहुत डिज़ीज़ काज नहीं करते। ह्यूमन पे भी या एनिमल पे डिज़ीज़ काज नहीं करते। रिस्क ग्रुप 2 में वो वाले आ जाते हैं जिनमें इंडिविजुअल को मॉडरेट रिस्क है। पैथोजन इसमें इंक्लूडेड है, ऐसे पैथोजन जो ह्यूमन और एनिमल को डिजीज़ काज करते हैं लेकिन वो सीरियस नहीं होती। लैब वर्कर्स के लिए वो सीरियस नहीं होती, कम्युनिटी के लिए भी सीरियस नहीं होते वो डिजीज़, और लाइफ स्टॉक या एनिमल्स के लिए भी नहीं सीरियस होती। अगर इनसे एक्सपोजर हो जाए लेबॉर्ट्री वर्कर्स का तो दे में काज इन्फेक्शन, लेकिन इनका ट्रीटमेंट मौजूद है और इनका इन्फेक्शन का रेट जो है वो लिमिटेड है। इंडिविजुअल को ख़तरा है लेकिन फैलने का ख़तरा नहीं है, ये स्प्रेड नहीं होते जल्दी से, इसलिए कम्युनिटी का कम खतरा है। लेट्स कम टू रिस्क ग्रुप 3. So they included the pathogen that spread diseases and they spread serious human or animal disease but does not ordinarily spread from one infected individual to the another. Let's come to risk group 4. इसमें ये होता है कि 4 जैसा कि आप जान रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ख़तरा बढ़ रहा है, तो इसमें इंडिविजुअल को भी ख़तरा है, उसकी जान को ख़तरा है, और कम्युनिटी यानी कि पब्लिक को भी ख़तरा है। मतलब ये सीरियस डिजीज़ हैं ह्यूमन के लिए और एनिमल के लिए, और ये स्प्रेड होगी इजीली फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन वेरी इजीली। Excuse me. Then again यही बात रिस्क ग्रुप फैक्टर्स की क्लासिफिकेशन एक टेबल की फॉर्म में मैंने शो की है। इसमें ये बताया गया है कि रिस्क ग्रुप 1 है तो इंडिविजुअल को और कम्युनिटी को कोई ख़तरा नहीं है। देन रिस्क ग्रुप 2 है तो इंडिविजुअल को मॉडरेट ख़तरा है और कम्युनिटी को कम, कोई रिस्क नहीं है, बहुत कम है। रिस्क ग्रुप फैक्टर 3 जो है उससे इंडिविजुअल की जान को ज़्यादा ख़तरा है लेकिन ये स्प्रेड नहीं होगा कम्युनिटी में, सो कम्युनिटी रिस्क वेरी लो। देन अगर हम रिस्क ग्रुप फैक्टर 4 की बात करते हैं तो ये ऐसे पैथोजेंस हैं जिनसे इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा उसकी जान को ख़तरा है, उसकी हेल्थ को ख़तरा है, और वो इजीली स्प्रेड करते हैं कम्युनिटी में। आइए बात करते हैं कौन सी सब्सटेंसेस हैं जो ह्यूमन में और एनिमल्स की हेल्थ को डेंजरस काज करती हैं। सो सब्सटेंस अफेक्टिंग ह्यूमंस एंड एनिमल्स। So these are divided into 2 groups, category A UN2814, and these are infectious. Infectious mean they are causing infection.
नाउ वी विल डिफाइन इट, ये क्या है। एन इन्फेक्शियस सब्सटेंस in a form capable of causing permanent disability or life-threatening or fatal diseases in otherwise healthy or animals when exposure to it occurs। इस कैटेगरी में, कैटेगरी ए में वो पैथोजेंस आ जाते हैं, वो सब्सटेंसेस आ जाती हैं, वो माइक्रोब्स आ जाते हैं जो कि जानवर में या इंसान में सीरियस डिजीज़ काज करते हैं और जिसकी वजह से डिसेबिलिटी यानी कि कोई माजूरी हो सकती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, यानी उसकी जान भी जा सकती है। इट विल कॉज डेथ, डेथ कॉजिंग डिजीज़ है ये। सो लेट्स गो टू कैटेगरी बी। कैटेगरी बी UN2900 इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस। इसमें वो इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस हैं जो कि सिर्फ जानवरों को इन्फेक्शन करेंगी। एन इन्फेक्शियस सब्सटेंस दैट इज नॉट इन अ फॉर्म जनरली केपेबल ऑफ कॉजिंग परमानेंट डिसेबिलिटी और लाइफ थ्रेटनिंग और फैटल डिजीज इन हेल्दी ह्यूमन्स एंड एनिमल्स when exposure to themselves occur। इसमें वो ये बता रहा है कि ऐसी इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस जिसकी वजह से अगर एक्सपोजर हो जाता है तो कोई डिसेबिलिटी नहीं होगी और जान नहीं जाएगी, यानी कि डेथ कॉजिंग नहीं है। अगर हेल्थी ह्यूमन्स या एनिमल्स को इसका एक्सपोजर हो जाए तो ये डेथ कॉजिंग नहीं है। डिजीज़ कॉजिंग तो जानवरों के लिए है लेकिन डेथ कॉजिंग नहीं है। So these are the substances that are divided that are infecting the human health. So there is another category, category C, biological substances transported for diagnostic or investigative purposes। इसमें वो सारी substances आ जाती हैं जो कि मेडिकल रिसर्च में यूज़ हो रही हैं या डायग्नोस्टिक्स में यूज़ हो रही हैं।